हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर समिश्र विश्लेषण हमारा चल रहा था। इस पेपर में हमारा जो टारगेट था या फिर जो हम पढ़ रहे थे वो थी यूनिट आपकी सेकंड, और यूनिट सेकंड में चैप्टर 7 अपन पढ़ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। कुछ थ्योरम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। क्लास देखने से पहले मैं आपको एक दो तीन छोटी मोटी बातें बता दूं। एक तो अब आप जब भी क्लास देखें तो क्लास को डाउनलोड करके देखें, ठीक है। आपके क्लास डाउनलोड करने में आपका मैक्सिमम जो इंटरनेट है वो 200 से 250 MB जाएगा और एक 200 से 250 MB एक घंटे क्लास के लिए बहुत है, इनफ है, बहुत कम है देखा जाए तो। और उसमें आपको सुपर हाईएस्ट क्वालिटी मिल जाएगी 200-250 MB में, और आप इजीली नेट ऑफ करके आराम से अपनी पूरी क्लास को देख सकते हैं। मेरी बात मानिएगा, जब भी आपको क्लास देखनी हो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप उसे आराम से फिर एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए। जिस क्लास को आपको बार बार देखना है, कि सर जैसे मुझे किसी क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार देखना है, तो आप लोग वही काम करें कि आप उस क्लास को डाउनलोड कर लें और 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई क्लास आपने एक बार डाउनलोड कर लिया आप उसे साल भर तक बार बार देखते रहोगे। क्योंकि एक बार यदि आपने कोई क्लास देख ली, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया, तो आपको बार दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं उसमें, ठीक है। तो मेरी बात मानिएगा, आप सभी लोग पहले क्लास को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसे देख लेना। एक बार देख लिया, दूसरे तीसरे दिन बाद फिर देख लिया, 7-8 दिन बाद फिर देख लिया, और जब आपको उस क्लास के बारे में सब कुछ समझ में आ गया, एक एक चीज याद हो गई, फिर आप उस क्लास को अपने उसमें डाउनलोड ऑप्शन में से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद फिर कोई नेक्स्ट क्लास पर चलते जाइए। ऐसा मत करना कि आप सारी क्लासेस को डाउनलोड करते चले जाओ। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मैं तो क्लास डाउनलोड करते हुए जा रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ और अब स्पेस फुल हो गया, जगह ही नहीं है, लेकिन ये तो स्टोरेज लेता ही नहीं है फ़ोन का। ऐसा नहीं है। यदि आप क्लास डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन में तो वो आपके फ़ोन का स्टोरेज ही काम में लेगा, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, क्लासेस को डाउनलोड करके देखें, और जब आपका स्टोरेज फुल होने लगे तो आप उनको डिलीट करते हुए चले जाएं। और क्योंकि इससे आपको क्या होगा, नेट भी बचेगा, आपका डेटा बचेगा आपको पूरा का पूरा, बार बार आपका डेटा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप हाईएस्ट क्वालिटी में देख सकते हैं। इतना मैं आपसे कह रहा हूँ, आप यदि मैक्सिमम 720p क्वालिटी में देखेंगे, या फिर आपको कभी 1080p में मिलता है, तो आप दोनों में किसी में भी देख लेना हाई क्वालिटी में, आपका नेट जो है 200 से 250 MB जाएगा। पिछली जो वीडियोस हैं पुरानी, हो सकता है कि उनमें आपके 400 से 500 MB चले जाए एक क्लास में, लेकिन अब ऐसा नहीं जाएगा। अब जितनी भी क्लासेज आ रही हैं मतलब 3-4 दिन से, सब में आपका जो नेट है वो 200 से 250 MB जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था, डाउनलोड कर लें फिर देखें आप, ठीक है। और अब मैं मानता हूँ 200 MB में यदि आप एक क्लास डाउनलोड करोगे तो 1 GB में 5 होती हैं, और एक किसी भी नॉर्मल फ़ोन का स्टोरेज 64 GB तो होता ही है, 30 मतलब उसको 30 GB तो मिलेगा ही। तो लगभग आप 30 GB में आप 5 या 15, 150 क्लास डाउनलोड रख सकते हैं। 30 GB में आप 150 क्लास डाउनलोड रख सकते हैं अपनी, ठीक है। और अपनी इतनी भी हुई भी नहीं है, 40 के करीब पहुँचेंगे अपन धीरे धीरे। तो बस इतना ही कहना था आपसे, डाउनलोड करके क्लास को देखें और बस पढ़ते रहें। हाई क्वालिटी में आपको मिलेगी भी और नेट भी आपको कम जाएगा, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 7.9.4 अपन डिस्कस कर रहे थे, और ये आपसे ये कह रहा था कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन सी राजस्थान 2015 में पूछा गया है। राजस्थान 2015 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने के दृष्टिकोण से, समझने के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन सी dz अपॉन z माइनस ए इक्वल टू कितना, 2πi होता। जहां सी का समीकरण, सी मतलब कर्व, वक्र, जो इक्वेशन ऑफ सी है ना, ये सी जिसके अलोंग ये जा रहा है, जिसके अलोंग पूछ रहा है, उसकी जो इक्वेशन है वो है मॉड z माइनस ए इक्वल टू आर। अगर थोड़ा सा भी आपको याद हो कि ये मॉड z माइनस ए इक्वल टू आर किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी एक वृत्त को रिप्रेजेंट करता है। वृत्त बोले तो सर्कल, जिसमें ए तो उसके क्या है, सेंटर, ए तो क्या है उसका सेंटर, मतलब वो आपका क्या बोलते हैं, केंद्र, और आर इसकी क्या है, रेडियस, मतलब त्रिज्या। सही कह रहा हूं, जिसमें ए तो आपका सेंटर है, आर आपकी रेडियस है, और ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। मतलब क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि मैंने जो आपको कर्व दिया है ना, क्वेश्चन ने जो हमें कर्व दिया है वो सर्कल दिया है, वृत्त दिया है, और वृत्त सुनते ही हमें बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए अंदर से। क्यों? क्योंकि वृत्त सुनते ही सीधा सीधा फंडा ये है कि लिमिट 0 से 2π ही आएगी। वृत्त सुनते ही सीधा सीधा फंडा यही है कि लिमिट 0 से 2π ही आएगी, ठीक है। चलो, उसके बाद तथा सी मॉड z इक्वल टू 1, ये भी एक सर्कल ही है, ये भी क्या है, एक वृत्त या फिर सर्कल है, जिसका सेंटर कितना है, 0 है, और रेडियस कितनी है, 1 है। सेंटर कितना है, 0 है, और रेडियस कितनी है, 1 है।
और इंटीग्रेशन सी dz अपॉन जेड का मान भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे सामने उसने दे रखे हैं, उनका सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, पहली बात तो इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन उसने दे रखे हैं। ये क्वेश्चन तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका, इसमें 2 क्वेश्चन, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो पहले अपन ऊपर वाले को डिस्कस करते हैं और उससे जो हमारे पास रिजल्ट निकलेगा उसी का यूज करते हुए अपन सेकंड वाले को प्रूव कर लेंगे। अब तक अपन बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, तो आप पिछली क्लासेस को देखते हुए आए इस क्लास को देखने के लिए, डायरेक्टली ना इस क्लास में ना पहुंचे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। चलते हैं अपन। तो देखिए सॉल्यूशन देखना है इसका। गिवन कर्व क्या है मेरे पास, दिया गया वक्र क्या दे रखा है कि सर सी दे रखा है मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर। ठीक है, याद करो मैंने आपको सिखा रखा है, याद कीजिए मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी आपको कर्व दिया जाए ऐसा, तो यदि मॉड हटाना हो तो क्या होता है कि सर मॉड जेड माइनस ए हटाएं यदि हम, तो हमारे पास आता है आर ई की पावर आयोटा थीटा। कैसे आता है ये पिछले कुछ लेक्चर्स में कम से कम अब तक 4-5 बार बता चुका हूं। कैसे आता है ये पिछले लेक्चर्स में मैं 4-5 बार आपको बता चुका हूं, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आर ई की पावर आयोटा थीटा आ गया। यदि इसका मुझे डिफरेंशिएट करना पड़े तो जेड का डी जेड होगा, ए का 0, आर बाहर, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी जेड। क्लियर है यहां तक कि सर बिल्कुल क्लियर है और समझ में आ गया सर। ठीक है, बात चल रही है ये है क्या कि सर ये तो एक सर्कल है, किसकी इक्वेशन है ये, सी एक वृत्त है, C इज ए सर्कल हुज सेंटर इज A एंड रेडियस इज R, जिसका केंद्र क्या है, Z इक्वल टू A, व त्रिज्या हुज रेडियस इज कैपिटल R, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है। तो थीटा की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक हो गई सर, ऑब्वियस सी बात है थीटा की जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई तक। डायग्राम बनाने बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे, कि मुझे खूब अच्छे से पता है कि वृत्त जो होता है या सर्कल जो होता है उसकी लिमिट 0 से 2 पाई ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा कि गिवन कर्व हो गया सी मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर, जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, डी जेड इक्वल टू कितना हो गया, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा टी थीटा। ठीक है, थीटा के 0 से 2 पाई है अपनी लिमिट, तो थीटा की लिमिट आ गई, सारा काम हो गया। अब सॉल्व करते देखिए, तो अब आई बराबर इंटीग्रेशन सी 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल इंटीग्रेशन सी की जगह क्या आएगा, 0 से 2 पाई, क्योंकि सब कुछ को मैं थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं। थीटा इज एंगल, और यदि वृत्त यदि मेरे पास कभी बनता है, तो यहां से यहां तक मेरे पास क्या बन जाती है, पूरी थीटा की लिमिट ऐसे शुरुआत 0 से होती है और घूमते घूमते कहां तक पहुंच जाता है दोबारा, ये कि सर दोबारा ये 2 पाई तक पहुंच जाता है। ठीक है, 1 अपॉन जेड माइनस ए, तो 1 अपॉन जेड माइनस ए की जगह क्या लिखोगे, आर ई की पावर आयोटा थीटा। कैसे आता है ये पिछले कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूं और बहुत अच्छे से समझाया था। डी जेड की जगह कितना आएगा, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ कितना, डी थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया, ई की पावर आयोटा थीटा से ई की पावर आयोटा थीटा कैंसिल हो गया, ओनली बचा आयोटा। तो आयोटा तो रख लिया मैंने बाहर, लिमिट 0 से 2 पाई, और यहाँ कितना आ रहा है, डी थीटा। डी थीटा बोले तो थीटा, डी थीटा बोले तो थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, तो आ गया 2 पाई आयोटा। और यही हमें प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन सी 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू क्या लेकर आनी है, 2 पाई आयोटा, जो कि मेरी आ चुकी है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, और ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाली चीज वो कह रहा है कि सी, तो यहां सेकंड कर रहा हूं उसका, है ना ये वाला, यहां दिया गया वक्र, गिवन कर्व, दिया गया वक्र क्या दे रखा है, सी सच दैट मॉड जेड इक्वल टू 1, यही तो दे रखा है। अब मॉड जेड इक्वल टू 1 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि सर इसको मॉड जेड माइनस 0 इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। तो केंद्र तो कितना है, सेंटर 0, रेडियस कितनी है इसकी 1, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसका इसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो यहां ऐसा ही था ये कि सी सच दैट मॉड जेड माइनस ए की जगह कौन बैठा है, 0। तो यहां ए की जगह कंपेयर करो तो 0, आर की जगह कौन बैठा है, 1, आर की जगह कौन बैठा है, 1। बाकी ये क्वेश्चन पूरा रेट टू कॉपी वही है, ए की जगह तो 0 रखना है और आर की जगह क्या रखना है, 1। तो यही क्वेश्चन बन जाएगा ना, ये बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है सर, तो कैसे सॉल्व होगा कि 1i इक्वल टू इंटीग्रेशन सी 1 अपॉन जेड माइनस ए, मतलब जेड माइनस 0, और यहाँ कितना आएगा, डी जेड, तो 1 अपॉन जेड डी जेड। तो आप भी क्या करो, इसका जो सॉल्यूशन आया है ना,
इसका सॉल्यूशन आया है, उसमें ए की जगह तो 0 रख दो, आर की जगह 1 रख दो, तो सॉल्यूशन तो 2 पाई आयोटा आया है। इसमें ए है ही नहीं, आर भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका भी आंसर क्या आएगा 2 पाई आयोटा। और क्वेश्चन यही कहा था, इसको सॉल्व कर लो, 1/c dz/z। ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि पहले तो ये प्रूव करवा रहा है वो, जिसमें c इक्वल टू उसने z माइनस ए आर दे रखा है, जो कि वृत्त होता है, सर्कल होता है। इसका सेंटर कितना है a और रेडियस कितनी है r। मॉड हटाते हैं तो r e की पर आयोटा थीटा आता है, बता रखा है कैसे आता है, याद करो, पिछली क्लास से देख लेना, 2-3 क्लास में खूब बताया है। dz क्या होगा कि सर r आयोटा e की पर आयोटा थीटा d थीटा हो जाएगा। c एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है, z इक्वल टू a, और त्रिज्या कितनी है r, सेंटर तो उसका a है, रेडियस उसकी कैपिटल r है। अब सर्कल आ गया, मतलब वृत्त आ गया, तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से 2 पाई तक। देखो क्वेश्चन ने कहा नहीं था सर्कल है, क्वेश्चन ने वृत्त कहा नहीं था, लेकिन जो उसने इक्वेशन दी है ये वाली, उससे हमने पहचाना है खुद ने कि ये तो एक सर्कल की इक्वेशन होती है, ये एक वृत्त का समीकरण होता है। ठीक है, सॉल्व किया तो ये आ गया। इसमें क्या गया, a की जगह 0 और r की जगह 1 रख दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, वही 2 पाई आया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7.9.5 जो राजस्थान 2002 में और 2005 में पूछा गया है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, याद करिए, क्वेश्चन था जिसमें x और y को t में कन्वर्ट किया गया था, प्राचलिक वाला मैंने आपको बताया था, जो वैसा ये क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 4+2 आयोटा तक, कहां से कहां तक, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 4+2 आयोटा तक समाकल इसका मान ज्ञात करो, है ना। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन c z बार dz फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 4+2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि जहां वक्र c, वेयर द कर्व c इज टेकन अलोंग, मतलब जो कर्व c लिया गया है, वक्र c लिया गया है, वो इनके अकॉर्डिंग लिया गया है। ठीक है, इनके अलोंग। पहला क्या है, z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी, और दूसरा है z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 आयोटा तक रेखा, उसके बाद z इक्वल टू 2 आयोटा से z इक्वल टू 4+2 आयोटा तक रेखा। कहने का मतलब ये है कि द लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2 आयोटा आफ्टर फॉलोड बाई z इक्वल टू 2 आयोटा टू z इक्वल टू 4+2 आयोटा। अब क्वेश्चन जो भी है उसको छोड़ो, फोकस इस बात में हमें करना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो भी समय संख्या होती है वो निर्देशांक ज्यामिति में क्या करती है, किसी न किसी पॉइंट को डिनोट करती है। ठीक है, सुनिएगा। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि z इक्वल टू 0 से कहां तक जाना है, z इक्वल टू 4+2 आयोटा तक। तो देखते जाते हैं यहाँ पॉइंट कौन से दिए गए हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले तो हम। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिएगा आप कि यहाँ i इक्वल टू क्या दे रखा है, कि सर ये दे रखा है c z बार dz, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन z इक्वल टू क्या होता है कि सर x प्लस आयोटा y, z बार इक्वल टू क्या होता है कि सर x माइनस आयोटा y, dz इक्वल टू क्या होता है कि सर dx प्लस आयोटा dy। ये आपका क्या होता है, dx होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़ चुके सारी चीजें। ये कह रहा है z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 4+2 आयोटा। क्या कह रहा है आपके ये कि z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 4+2 आयोटा। तो 0 तो दर्शा रहा है क्या, 0,0, और 4+2 आयोटा क्या दर्शा रहा है, 4,2। यही तो है पॉइंट। देखो बनाते हैं अपन, ध्यान से देखना कि ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ 0 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमें चाहिए क्या, एक तो चाहिए 0 0, तो 0 0 देखो ये रहा। एक हमें चाहिए 4,2, तो 4,2 ये रहा।
ये 0 0 हो गया, इसका नाम दे दिया O, इसका नाम दे दिया अपन ने क्या A। ठीक है, यहां तक थोड़ा सा और इधर कर देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ध्यान सुनना है ना, देखते जाओ। dz इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, यही 0.00 से 4,2 है, मतलब x की जो लिमिट है वो 0 से 4 जा रही है और y की जो लिमिट है वो 0 से कहाँ जा रही है, 2 जा रही है, और यहां से यहां आपको पहुंचना है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि एक्सो के अंदर जाना होता है, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। ए पॉइंट ने क्या कहा है कि z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी, कि z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी कोई कर्व होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी कोई कर्व होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। कहने का मतलब ये है कि ए पॉइंट अपन ले रहे हैं, ए पॉइंट कितना है, टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी, जबकि ये होता क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड तो हमेशा एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो एक्स किसके लिए है कि सर टी स्क्वायर के लिए, कि यहां एक्स इक्वल टू कितना है टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू कितना है टी, डी एक्स इक्वल टू कितना होगा 2t dt, और dy इक्वल टू कितना होगा कि सर dt। x की लिमिट 0 से लेकर कहा था कि 4 तक। देखो अपना जो टारगेट रहता है ना हमेशा, हर बार मैंने आपसे पहले भी कही है बात 3-4 बार, कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि क्वेश्चन को हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन को हमें एक चर में बदलना है और उसी की हमें लिमिट लेनी है। अब यहां हम क्वेश्चन को पूरे किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स में कन्वर्ट कर लो आप, चाहे वाई में कन्वर्ट कर लो, चाहे टी में कन्वर्ट कर लो, जो सबसे आसान रहे। लेकिन एक बार विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जहां एक्स और वाई के अलावा कोई तीसरा चर आ जाए, टी आ जाए, थीटा आ जाए, तो वहां आपको उसी में कन्वर्ट करना सुटेबल रहेगा। तो अब एक्स और वाई के अलावा टी आ रहा है तो अपन टी में ही कन्वर्ट करेंगे, तो लिमिट भी किसकी आएगी, टी की। अब टी की जो लिमिट है वो आप एक्स के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो और वाई के अकॉर्डिंग ले सकते हो। पिछला जो क्वेश्चन कराया था मैंने, पिछला मतलब ऐसा जो क्वेश्चन कराया था पहले, उसमें मैंने एक्स के अकॉर्डिंग ली थी, तो यहां भी मैं एक्स के अकॉर्डिंग लिमिट ले रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, है ना। चलो बहुत ध्यान से सुनिएगा, चूंकि x का मान कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 4 तक, कि x की जो लिमिट है वो 0 to 4 है, तो टी स्क्वायर की लिमिट भी क्या होगी 0 to 4, क्योंकि t की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू ही क्या है टी स्क्वायर, तो t की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी कि सर 0 से 2। t की लिमिट कहां से, रूट कर दो, 0 का रूट 0, 4 का रूट 2, बात समझ में आ गई भाई। x की लिमिट थी 0 से 4, x है क्या टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर लिमिट 0 से 4, तो t की लिमिट 0 से 2, सिंपल हो गया। अब अपने क्वेश्चन पर आप आ जाइए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अब हमारा जो क्वेश्चन है आई, वो है इंटीग्रेशन सी जेड बार डी जेड। इंटीग्रेशन जेड बार का मतलब कि सर एक्स माइनस आयोटा वाई, डी जेड का मतलब डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ठीक है, अब एक्स और वाई को और डी एक्स और डी वाई को सबको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, टी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी टी की, सर 0 से 2। एक्स की जगह क्या लिखने वाला हूं टी स्क्वायर, मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन खुद कह रहा है। आयोटा वाई की जगह क्या लिखने वाला हूं टी, डी एक्स की जगह क्या लिखने वाला हूं 2t dt प्लस आयोटा डी वाई जगह क्या लिखने वाला हूं मैं dt। अब बस सिंपल है, उसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2, ये आ गया टी स्क्वायर माइनस आयोटा टी, dt को मैंने बाहर रखा तो ये आएगा 2t प्लस आयोटा, और यहां पर कितना आएगा dt। सही है, तो 0 से 2 ब्रैकेट, टी स्क्वायर को 2t से किया तो 2t क्यूब, टी स्क्वायर को आयोटा से किया तो प्लस का आयोटा टी स्क्वायर, आयोटा टी को इससे किया तो माइनस का आयोटा 2t स्क्वायर, और आयोटा टी को आयोटा से किया तो प्लस टी, बाहर कितना dt। तो फाइनली अपने पास आ गया 0 से 2 इंटीग्रेशन 2t क्यूब प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो ये बचेगा कितना टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो ये माइनस का टी स्क्वायर तो बचेगा, तो माइनस का आयोटा टी स्क्वायर प्लस टी बाहर dt। सॉल्व करिएगा जरा इसे, तो i इक्वल टू कितना आने वाला है, लिमिट तो रखेंगे 0 से 2, लिमिट कहाँ रखेंगे 0 से 2, और 2t क्यूब का t4/4, 2 कैंसिल हो जाएगा तो t4/2 माइनस आयोटा टी क्यूब बाई कितना 3, और t का क्या आएगा t²/2, और लिमिट 0 से 2। i इक्वल टू आप लिखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16/2 माइनस आयोटा 8/3 प्लस 4/2, 0 रखोगे सब कुछ 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो i की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, देखो 16/2 8 हो गए, 4/2 2 हो गए, 8 और 2 10 माइनस 8/3 आयोटा, ये आपका आंसर है। ठीक है,
तो ए पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा कोई खास काम मैंने किया नहीं है, कोई विशेष इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, बस मैंने केवल इतना सा किया, एक्स और वाई को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, टी में, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने टी की लिमिट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप एक बार फिर से देख लेना, ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम बी पार्ट पर, इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे देखिएगा इसका बी पार्ट, जो हमसे क्या कह रहा है, सुनते जाओ और समझते जाओ। आई इक्वल टू वही है, इंटीग्रेशन सी जेड बार का मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई, और डी जेड का मतलब डी एक्स प्लस आयोटा टी वाई, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नॉर्मल चीजें को ज्यादा कोई खास वाली बात नहीं है। ठीक है, समझिएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट है दो लाइन जो लिखी हुई है, एक तो जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 2 आयोटा, और उसके बाद जेड इक्वल टू 2 आयोटा से जेड इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, मतलब यह से कह रहा है कि जेड इक्वल टू 2 आयोटा से कहां तक, जो 0 से कहां तक, 2 आयोटा तक आपको जाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सर उसके बाद z इक्वल टू 2 आयोटा से कहां जाओगे, कि सर z इक्वल टू 2 आयोटा से फिर जा रहे हैं ये 4 प्लस 2 आयोटा था। मतलब टारगेट तो वही है, जाना 0 से 4 प्लस 2 आयोटा ही है। पिछले वाले में भी हम 0 से 4 प्लस 2 आयोटा गए थे, इसमें भी 4 प्लस 2 आयोटा जा रहे हैं, लेकिन अब के बाद रास्ता इसने बीच में दो भागों में तोड़ दिया। मतलब z जो है वो 0,0 से 0,2 जा रहा है, क्योंकि इसमें x वाला टर्म नहीं है, और इसके बाद जो z है वो 0,2 से 4,2 जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट शो कर देते हैं। तो 0,0 कहाँ है, ये रहा, जिसका नाम मैंने o दे दिया। 0,2 कहाँ है, जिसको 2 आयोटा बोलोगे आप, ये रहा। कौन सा पॉइंट है ये, 0,2, जिसका नाम दे दिया मैंने क्या, o a, इसका नाम b दे दिया। फिर 0,2 तो ये है ही, उसके बाद कौन सा है, 4,2 मैंने लिखा रखा है। मतलब ये हमसे कह रहा है कि पहले आप ऐसे जाओ 0,0 से 0,2, मतलब 0 से 2 आयोटा, और फिर यहां से आप ऐसे जाओ, यहां से आप ऐसे जाओ। मतलब जो ये लाइन है ना, ओ से लेकर ए तक की, 0,0 से 4 प्लस 2 आयोटा ये लाइन है, ये रही ना 0,0 से 4 प्लस 2 आयोटा लाइन, उसको दो पार्टीशन तोड़ दिया उसने, कि ये कहा कि आप एक्सिस के अकॉर्डिंग जाओ, अक्षों के अनुदिश जाओ, पहले 0,0 से 0,2 जाओ, उसके बाद कहां जाओ आप, 4,2 पर। ठीक है, तो चलते देखिएगा ध्यान से कि यहां अब ये दो भागों में टूट जाएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक तो o से लेकर a तक, कहां टूटेगा भैया, एक तो o से a तक x माइनस आयोटा वाई डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, दूसरा कहां से कहां टूटेगा, o से लेकर b तक। इसको पॉइंट b दिया ना मैंने, यहां से यहां, फिर b से a, फिर b से a, और यहां वही x माइनस आयोटा वाई और डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ऐसे क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि सर पहला पॉइंट है अलोंग OB, अलोंग कौन सा, OB, मतलब OB के अनुदिश आपको जाना है। तो O पॉइंट तो कहां पर है, 0,0 पर। OB के अनुदिश यदि आप जाओगे ना, O से लेकर B आप जाओगे, तो O पॉइंट तो है 0,0 पर, और B पॉइंट कहां पर है, 0,2 पर। तो X तो यहां भी 0 था, X यहां भी 0 है। यदि किसी को पिछले क्वेश्चंस क्लियर होंगे, पिछले 2-3 क्लासेस क्वेश्चन क्लियर होंगे, तो इसमें उसको बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। तो x तो 0 पर है, यहां भी x 0 है, मतलब x तो 0 ही रहा है, तो डेफिनेटली dx भी कितना रहा होगा, 0। y यहां पर कितना है, 0, और यहां कितना है, 2, मतलब y चेंज हुआ है कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। y कहां से कहां चेंज हुआ है, 0 से 2 तक। सेकेंड पॉइंट में ले रहा हूं, इधर लिख देता हूं सेकेंड पॉइंट को, अलोंग कौन सा, कि सर अब की बार जाएंगे हम b तक पहुंच गए, b से लेकर a, अब की बार हम कहां जाएंगे, b से लेकर a। bA में कौन सी चीज कांस्टेंट है, y इक्वल टू 2 यहां भी था, y इक्वल टू 2 वहां भी, मतलब y में चेंज नहीं हुआ, तो y इक्वल टू कितना है, 2। तो डेफिनेटली dy इक्वल टू कितना होगा, 0।
अवकलन कर लो y का dy, ये dy एक अल्प परिवर्तित है, चेंज। और जो x है वो कहां से कहां तक हुआ, 0 से लेकर 4 तक। x कहां से लेकर कहां तक परिवर्तित हुआ, 0 से लेकर 4 तक। क्लियर, चलते जाओ। अब उसके बाद जो i है, i इक्वल, ठीक है, इंटीग्रेशन OB, x क्या रखना है यहाँ पे 0 और ds भी क्या रखना है 0, तो आएगा माइनस का आयोटा y की लिमिट 0 से 2 तक रहेगी, और कितना आयोटा dy, क्योंकि dx भी 0 रखना है, प्लस का साइन। इसमें लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेकर 4 तक। y की जगह 2 रखना है तो आप रखोगे x माइनस 2 आयोटा, और dx की जगह क्या रखोगे, dy की जगह 0 ओनली क्या रखोगे dx। कोई दिक्कत किस तरह की, कि सर कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। माइनस साइन आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा -1, और माइनस पहले से तो 1 हो जाएगा, तो y dy बचेगा, y dy का y²/2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, प्लस x माइनस 2 आयोटा है ना, तो x का तो क्या होगा कि सर x का तो x²/2 हो जाएगा। 2 आयोटा क्या होगा कि सर 2 आयोटा x हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से 4 आ जाएगी। इसमें आगे देखो, i इक्वल टू आप लोग लिखोगे कितना, पहले 2 रखोगे y की जगह, तो 4/2 कितना 2 ही आएगा, 4/2, 0 रखोगे 0 हो जाएगा, प्लस x² में रखो 4, तो 4 का स्क्वायर 16/2 8, माइनस यहाँ 4 रखो, 4 दूनी 8 आयोटा, तो ये आ गया कितना 10 माइनस 8 आयोटा। देखो वैल्यू समान आ रही है, पिछले वाले से भी ये आ रही थी, इस वाले से भी ये आ रही है। इसका मतलब निष्कर्ष से निकलता है कि पथ पर निर्भर नहीं कर रहा। हम अलग अलग रास्तों से गए, वहां तो हम गए थे कहां से, t² प्लस आयोटा t से, और यहां हम कहां से गए, पहले o से b और b से a, दोनों से वैल्यू क्या आ रही है सेम। इसका मतलब पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, मतलब फलन एफजेड क्या है, विश्लेषिक है। यदि पथ पर निर्भर कर जाता तो फलन एफजेड विश्लेषिक नहीं होता। थ्योरम ने यही कहा था कि यदि फलन एफजेड एनालिटिक है या फंक्शन एफजेड एनालिटिक विश्लेषिक है, तो उसका समाकलन समवृत्त कंटूर सी के लिए, क्लोज कर सी के लिए, सॉरी किसी भी पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्लोज कर सी नहीं, पथ पर निर्भर नहीं करता है। नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और देखते हैं। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7.9.7 जो कि राजस्थान 2001 में 10वें और 12 में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपन रिजल्ट यूज करने वाले हैं, जो पिछली कुछ थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं, उनका रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे अपन। कैसे यूज करेंगे देखिएगा ध्यान से। पहले थ्योरम को समझिए, कहना क्या चाह रहा है वो आपसे, कि यदि C एक वृत्त है जो कि mod z-1 इक्वल टू 2 है, ठीक है, mod z-1 इक्वल टू 2 है, और ऐसा एक वृत्त कौन है, C, कर्व C है आपका, ठीक। अब करने सॉरी सर्कल C है, तो सिंपल सी बात है, इसकी सेंटर कहाँ पे 1 पे, और रेडियस कितनी है इसकी 2 है, केंद्र 1 पर है और त्रिज्या 2 है। तो फलन दे रखा है आपको ये वाला, ZQ माइनस आयोटा Z² माइनस का 5Z प्लस का 2 आयोटा के लिए कोसी समाकल प्रमेय, कोसी इंटीग्रल थ्योरम क्या करनी है, सत्यापित करनी है, मतलब वेरीफाई करनी है। सिंपल सा है, इफ C इज अ सर्कल mod z-1 इक्वल टू 2, then verify the Cauchy integral theorem, then verify the Cauchy integral theorem for function zq माइनस आयोटा z² माइनस 5z प्लस 2 आयोटा। मतलब इस फंक्शन के लिए मुझे कोसी समाकल प्रमेय का सत्यापन करना है। कि सर पहली बात तो कोसी समाकल प्रमेय होती क्या है, बेटा सिंपल सी बात है, कोसी समाकल प्रमेय, कोसी मूल प्रमेय, कोसी गुरसा प्रमेय, सबका एक ही रिश्ता लेके चलते हैं अपन, कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 0। मतलब इसका यदि जो कर्व दे रखा है, वृत्त दे रखा है यहाँ पे, तो यदि उसके अलाउ यहाँ पर इसका आप
एफ जेड डी जेड करते हो, मतलब उसका इंटीग्रेशन करते हो, समाकलन करते हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखिएगा। सबसे पहले फंक्शन क्या दे रखा है, सब 2001 में 10 में 12 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट तो वैसे ही है ना। सबसे पहले फंक्शन क्या है एफ जेड की, सर ये है जेड क्यू माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा, ठीक है। क्या बहुपदीय है, पॉलिनोमियल है कि सर है, समझा दिया मैंने एक दिन, याद हो तो, कि बहुपद किसे कहते हैं, कैसा है ये, बहुपदीय फलन है, मतलब पॉलिनोमियल है। और यदि ये पॉलिनोमियल है तो फंक्शन एफ जेड क्या होगा, डेफिनेटली विश्लेषिक या फिर एनालिटिक होगा। मतलब क्या होगा, ये विश्लेषिक होगा। बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, और समझ में भी हमें आ गई, ठीक है। दिया है एक गिवन, दिया क्या है कि सी एक सर्कल है जो कि क्या दे रखा है, मॉड z - 1 = 2, क्या है ये, एक वृत्त है। तो आपको याद होगा, यदि मॉड को नहीं लिखूं मैं, यदि मॉड को नहीं लिखूं तो ये 2e⁻θ बनेगा, बनता है हमेशा, बता रखा है मैंने आपको कि यदि मॉड z - a = r हो तो z - a = r e⁻θ होता है। कैसे होता है, ये पिछले लेक्चर से अपन डिस्कस कर चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि सर z = 1 + 2e⁻θ और dz = कितना, 1 का 0, 2 रहेगा, आयोटा रहेगा, e⁻θ dθ। क्लियर कि सर, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई है क्या कि सर आई बनेगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। अच्छा एक चीज और, यदि ये वृत्त है, यदि ये सर्कल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा की लिमिट कहां से कहां तक होगी, कि सर थीटा की लिमिट तो बिना कहे 0 से 2π हो जाएगी। सर्कल की खासियत ही यही है कि उसमें जो थीटा की लिमिट है 0 से 2π आती है, इसीलिए ज्यादातर सर्कल यूज किया जाता है, ठीक है, वृत्त अपन यूज करते हैं। तो यहां लिखोगे आप 0 से 2π, एफ जेड कितना है, जेड क्यू, फिर लिख लेना यहाँ पर इंटीग्रेशन सी एफ जेड कितनी है, जेड क्यू माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस का 5z प्लस का 2 आयोटा, और बाहर कितना, dz। तो जेड क्यूब बोले तो कि सर 1 + 2e⁻θ का क्यूब, माइनस जेड स्क्वायर बोले तो कि सर 1 + 2e⁻θ का स्क्वायर, 5z बोले तो कि सर 1 + 2e⁻θ प्लस 2 आयोटा, बाहर dz बोले तो सर dz का मतलब है 2 आयोटा e⁻θ dθ, 2 आयोटा e⁻θ dθ। क्लियर, चलते जाओ। इक्वल, देखो 2 आयोटा यहाँ है ना, तो इस 2 आयोटा को तो ले लो बाहर, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2π। यहाँ जेड स्क्वायर है या आयोटा साथ में, तो यहाँ आयोटा लगा देना आप। a + b का होल क्यूब क्या होता है कि सर a क्यूब मतलब 1 का क्यूब, प्लस b क्यूब मतलब 8e⁻³ आयोटा थीटा, 3a² b, तो 3 × 1² × 2 आयोटा थीटा, तो आएगा 3 × 6 e⁻θ, फिर 3ab², तो 2 का स्क्वायर तो 4 और 4 × 12, ठीक है। माइनस का आयोटा साइन बाहर, a + b का होल स्क्वायर सर a² प्लस b² मतलब 4e⁻² आयोटा थीटा प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 e⁻θ, ठीक है। उसके बाद माइनस का 5 और माइनस का 10 e⁻θ और प्लस का कितना 2 आयोटा, और बाहर कितना है, सिंपल रहेगा 2 आयोटा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाहर कितना है कि सर बाहर है मेरे पास e⁻θ dθ। कोई दिक्कत वाली बात कि सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। आई = 2 आयोटा को तो रखा मैंने बाहर, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 2π तक। अच्छा सुनो, यदि 1 के साथ में e⁻θ आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हो गया e⁻θ। यदि e⁻3θ है, एक और आएगा e⁻θ ये वाला, तो e⁻4θ हो जाएगा कि सर 8e⁻4θ, ठीक है। यहाँ 6e⁻θ है, ठीक है, और ये माइनस का 10 e⁻θ, तो कितने बचे, माइनस के 4 और बाहर से वो आ रहा है, तो माइनस का 4 e⁻2θ। इसका काम खत्म, ठीक है। 12 e⁻2θ और आ रहा है, तो 12 e⁻3θ।
ये सबका काम खत्म। अच्छा सुनो, ये 1 था, ये 5 थे, तो 1 में से 5 गए तो कितने बचे थे? -4। तो आप इसको लिख देना -4। मैंने 1 से किया था ना इसको, तो मैंने 1 में से -5 माइनस कर लिया, तो -4 e की पावर आयोटा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाले लिख लो, आयोटा इंटू 1 आयोटा और e की पावर आयोटा थीटा, तो माइनस आयोटा e की पावर आयोटा थीटा। माइनस आयोटा किससे किया? तो -4 आयोटा e की पावर 2 आयोटा थीटा, 2 और 1 3 हो गया है ना। उसके बाद माइनस को इससे किया तो सर -4 आयोटा e की पावर 2 आयोटा थीटा। 2 आयोटा का किया कि सर 2 आयोटा e की पावर आयोटा थीटा, और बाहर कितना? d थीटा। कोई खास काम नहीं किया मैंने, बस मल्टीप्लाई किया, सिंपल। आगे बढ़िएगा तो i इक्वल टू आ गया 2 आयोटा 0 से 2 पाई। अच्छा, e की पावर 4 आयोटा थीटा वाला टर्म ये दिखता, 8 e की पावर 4 आयोटा थीटा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, 3 वाले पर आ जाओ। 3 वाला एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो कॉमन आ गया 3 आयोटा, तो बचेगा 12 माइनस 4 आयोटा e की पावर 3 आयोटा थीटा। 2 आयोटा वाला एक तो ये रहा और एक ये रहा, कॉमन क्या आ गया कि सर -4 और e की पावर 2 आयोटा थीटा कॉमन आएगा तो 1 प्लस आयोटा e की पावर 2 आयोटा थीटा। उसके बाद आयोटा थीटा वाली टर्म कौन कौन सी है कि सर एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही, सॉरी ये दो ही हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा कि सर दोनों में से कॉमन आ जाएगा e की पावर आयोटा थीटा। इसमें से भी आएगा, देखो यहाँ से भी e की पावर आयोटा थीटा कॉमन आएगा, तो मैंने e की पावर आयोटा थीटा, यहाँ तो बचेगा -4, ये बचेगा माइनस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा, ये बचेगा प्लस का आयोटा और e की पावर आयोटा थीटा। सारे कंप्लीट हो गए और बाहर मैंने क्या लिख दिया? d थीटा। क्लियर? अब यहाँ होगा क्या, यहाँ ये होने वाला है कि ये एक तो e की पावर 4 आयोटा थीटा आएगा, एक बार e की पावर 3 आयोटा थीटा आएगा, एक बार e की पावर 2 आयोटा थीटा आएगा, e की पावर आयोटा थीटा आएगा, d थीटा आएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से 2 पाई, और बाकी सब क्या रह जाएंगे? कांस्टेंट। लेकिन इसके लिए आपको रिजल्ट याद रखना है, इसके लिए आप रिजल्ट याद रखेंगे। वो रिजल्ट क्या है देखिएगा ध्यान से, कि यदि e की पावर कभी आयोटा थीटा की फॉर्म में आए, यदि कभी e की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में आए और लिमिट 0 से 2 पाई लग रही हो, यदि कभी भी e की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में आए और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग रही हो? 0 से 2 पाई, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। और वो रिजल्ट बनता है हमारे पास कुछ इस तरीके से कि e की पावर 0 से 2 पाई e की पावर k आयोटा थीटा d थीटा, इसकी वैल्यू होती है 0, जहाँ k बिलोंग करता है i में और k नॉट इक्वल क्या होता है? 0। भले ही आप सॉल्व करके देख लेना इसको, हमेशा ये रिजल्ट आपको 0 ही देगा। कि सर कैसे? जैसे सपोज अगर आपने k की जगह 1 रख दिया, k की जगह मैंने क्या रख लिया? 1। यदि 1 रखा तो ये e की पावर आयोटा थीटा बनेगा, जो कि क्या होगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप थीटा की जगह क्या रखने वाले हो? थीटा की जगह क्या रखने वाले हो आप? थीटा की जगह रखने वाले हम क्या? 2 पाई और 0 वैल्यू पुट कर लेना। एक बार तो cos 2 पाई माइनस प्लस साइन 2 पाई और माइनस cos 0 और माइनस साइन 0, तो cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, और साइन 2 पाई और साइन 0 क्या हो जाएगी? 0। तो सब कुछ क्या आएगा? 0 ही आएगा हमेशा। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस करते 0 के, k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि k की वैल्यू 0 हुई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, थीटा आ जाएगी, ठीक है, 2 पाई आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ कहीं भी k की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितनी है? 1। तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो i इक्वल टू कितना आ गया? 0। और यदि i इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब सर ऐसे है कि हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप? कि सर इंटीग्रेशन c z³ माइनस आयोटा z² माइनस का 5z प्लस 2 आयोटा dz की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। और यही प्रूव कर देता है कि कोशी समाकलन प्रमेय सिद्ध होती है, क्योंकि कोशी इंटीग्रल थ्योरम कहती यही है कि इंटीग्रेशन c f z dz की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। तो लिख देना, अतः कोशी समाकल प्रमेय सत्यापित होती है, अतः कोशी समाकल प्रमेय सत्यापित होती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। कोई भी किस तरह की दिक्कत हो तो मुझे बताना, डाउट हो तो क्लियर करना। आज की क्लास में इतना ही अपन रखेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने क्वेश्चंस आपसे हो जाए अब जो रह रहे हैं, आप उनको ट्राई करिएगा। उनमें से 2-3 और कराने हैं मुझे, फिर 1-2 थ्योरम और हैं। मैक्सिमम 2 लेक्चर लगेंगे इस पर। 2 लेक्चर में आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका यूनिट जो 2nd है उसका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन चैप्टर 8 की ओर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 8 आधा है आपके,
आधा मतलब कुछ कुछ टॉपिक हैं चैप्टर 8 के अपने यूनिट सेकेंड में, उन सबको अपन पढ़ेंगे। अच्छी अच्छी डेरिवेशन है, अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हैं, सब कुछ है। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्लास देखने के लिए मैंने तरीका आपको बता दिया। पहले क्लास को आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद देखें। डाउनलोड में आपका नेट मैक्सिमम 200 MB 200 MB का आसपास जाएगा, 200 MB 250 MB से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आराम से डाउनलोड करें और हाई क्वालिटी में हर क्लास को देखें, और जितनी बार देखें। डाउनलोड करके देखोगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना कि आपका बार बार नेट जाएगा, एक ही बार नेट आपका जाने वाला है। ठीक है, चलिए नोट करिए, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।